ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो आपका जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है, उस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में ये आपकी सीरीज मॉडल पेपर का सेकंड नंबर और सीरीज है थर्ड। इसका मतलब है सेकंड मॉडल पेपर का पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो देखो आपको जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में जो मेन जो फोकस करना है, वो फोकस उन्हीं क्वेश्चनों पे करना है जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे या फिर आपसे कोई सिली मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एसक्यूएल ट्रंकेट स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये कह रहा है ट्रंकेट स्टेटमेंट के बारे में। तो देखो समझो एक बार ट्रंकेट स्टेटमेंट के बारे में। अगर मैं ट्रंकेट की बात करूं तो देखो सबसे पहले तो भाई कौन सी लैंग्वेज की कमांड है ट्रंकेट, देखो TRUNCAT। देखो ट्रंकेट अगर बात करूं तो कौन सी लैंग्वेज कमांड आपकी, DDL। किसकी कमांड है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। अच्छा, यहाँ पे देखो ट्रंकेट का यूज क्या होता है, देखो समझो एक बार। जो ट्रंकेट होती है उसका काम क्या होता है, ये आपके टेबल में मौजूद डेटा को परमानेंट के लिए हटा देती है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे टेबल में मौजूद जो डेटा है वो परमानेंट के लिए रिमूव हो जाएगा। अच्छा, साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ट्रंकेट कमांड के द्वारा हटाए गए डेटा को वापस रोल बैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ट्रंकेट कमांड क्या करती है, किसी टाइप की कोई लॉग फाइल एंट्री नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली डेटा को हटा देती है, जिसमें आपके वापस रोल बैक पॉसिबल नहीं है, तो इसको लॉग फाइल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे समझो ऑप्शन देखो, ये आपसे ट्रू के बारे में पूछ रहे हैं, सत्य कथन के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो, आफ्टर डिलीटिंग रो ट्रंकेट डज नॉट फ्री द स्पेस कंटेनिंग टेबल। ये कह रहे हैं कि जो अगर कोई भी आप जो रो डिलीट करते हो उसके बाद जो कमांड ट्रंकेट कमांड है उसमें आपके टेबल का जो स्पेस है वो फ्री नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रंकेट कमांड के द्वारा हटाए गए डेटा का स्पेस तुरंत फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लॉग मेंटेन होता ही नहीं है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है वी मे रोल बैक ट्रंकेट डेटा। नहीं, किसी रोल बैक कर ही नहीं सकते, रोल बैक पॉसिबल नहीं है। वी कैन यूज वेयर क्लोज। नहीं, ट्रंकेट के साथ वेयर क्लोज आप नहीं कर सकते। वी मे नॉट बी एबल टू रोल बैक इन दिस केस। बिल्कुल सही बात है कि यहां पे आपका रोल बैक नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ट्रंकेट के द्वारा हटाए गए डेटा को वापस से रोल बैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे, देखो विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सत्य है, नहीं सॉरी फॉल्स है, गलत है। ठीक है, अब देखो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है एस सेंटर्स ऑफ ए नोड आर द ऑल द नोड अलोंग द पाथ फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। तो देखो सबसे पहले हमारा जो एस सेंटर जो नोड्स होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझो। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ नॉर्मल से, सपोज कोई बाइनरी ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपका एक नोड है जिसमें आपकी वैल्यू है 16। ठीक है, दूसरा आपका नोड है जिसकी वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 24, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी है 22। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस साइड वैल्यू कितनी है, सपोज को इस साइड वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, उसके इस साइड वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 9 है। ठीक है, आपकी कोई भी ट्री है। देखो आप सबसे पहले एसेंटर नोड्स क्या होते हैं देखो समझो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पे जो नोड की जो यहाँ पे नोड जो आपका 22 है, ये जो नोड है इसके एस सेंटर नोड बताओ। तो इसका मतलब है कि इससे रूट तक पहुंचने के लिए कौन कौन से नोड आपके काम में आए, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो 22 के एस सेंटर नोड हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे रूट तक पहुंचने के लिए आपके कौन से नोड आए काम आए, 24 काम आया, कौन सा काम आया 20 काम आया, और कौन सा काम आया 16 काम आया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे एसेंटर्स नोड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि एसेंटर नोड्स क्या होते हैं, रूट नोड तक पहुंचने के लिए जितने भी आपके सभी नोड होते हैं वो सारे क्या होते हैं एसेंटर नोड होते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहे हैं देखो हाइट ऑफ ट्री। देखो कह रहे हैं द हाइट ऑफ ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द एनी नोड इज द ट्री। सही बात है बिल्कुल कि जो ट्री की हाइट होती है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई भी जो ट्री होती है उसकी हाइट होती है मैक्सिमम लेवल, जो आपका मैक्सिमम लेवल होता है। तो सपोज करो लेवल 0, लेवल 1, 2 ऐसे आपका जो मैक्सिमम लेवल होता है वो आपका हाइट को डिनोट करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द फॉरेस्ट इज द सेट ऑफ द डिसजॉइंट ट्री। बिल्कुल सही बात है। जो फॉरेस्ट होता है क्या होता है कि भाई आपके टोटल डिसजॉइंट ट्री कितनी बन सकती है वो आपका क्या कहलाता है, फॉरेस्ट सेट कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, डिग्री ऑफ ए ट्री इज द मिनिमम डिग्री ऑफ नोड इन द ट्री। डिग्री, देखो डिग्री क्या होती है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर नोड है उसकी डिग्री क्या है, उसके चाइल्ड कितने हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो क्या कह रहा है मिनिमम डिग्री ऑफ नोड, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो डिग्री का मतलब होता है भाई उसमें कितने चाइल्ड मौजूद। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे नोड 16 की डिग्री पूछना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कितनी है 1 और 2, इसके कितने 2 चाइल्ड है। तो आपकी डिग्री क्या देखो डिग्री में आपके मिनिमम डिग्री ऑफ द नोड इज ट्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द
राइट आंसर। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लीजिए इसे आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेएस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो। ये कह रहे हैं कि आपका जो जावास्क्रिप्ट जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स है वो ब्राउजर विंडो को रिप्रेजेंट इसमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो ध्यान रखना आपको, जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके जो जावास्क्रिप्ट का जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट है उसमें किसको, ब्राउजर विंडो को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ एएसपी। देखो एएस मतलब एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है एएसपी के संदर्भ में। आपसे एएसपी के संदर्भ में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पूछे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो विजुअल बेसिक जो वीबी स्क्रिप्टिंग है वो आपके डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है किसके संदर्भ में, एएसपी के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि एएसपी के संदर्भ में आपके डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। ठीक है, देखो उसके बाद देखो यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंशन ऑफ एडीओ विद रेस्पेक्ट टू एएसपी। ये कह रहे हैं कि जो एडीओ होता है, देखो अच्छा एडीओ मतलब होता है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एडीओ का मतलब समझो पहले, जो आपका एडीओ होता है वो होता क्या है, वो होता है एक्टिव, ये होता है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्टिव एक्स डायनेमिक अल्टरनेटिव एक्स नहीं, ये नहीं होगा, एक्टिव एक्स डायनेमिक ऑब्जेक्ट ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक्टिव एक्स ओके, ये क्वेश्चन भाई बाय टाइपिंग मिस्टेक गलत हो गया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ डायनेमिक नहीं है, यहाँ पे क्या है, डेटा है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेटा आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखो समझो एक्चुअली होता क्या है, देखो एएसपी मतलब एक्टिव सर्वर पेज, एएसपी के संदर्भ में यहाँ पे एडीओ का मतलब क्या है, एडीओ क्या होता है यहाँ पे कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए जो आपकी जो एपीआई फाइल होती है वो क्या होती है, एडीओ होती है यहाँ पे। इसका मतलब होता है जो आपका एडीओ होता है वो आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, किसमें, एएसपी में। ठीक है, जैसे जावा में होता है ना जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है, एडीओ होता है डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो एडीओ के बारे में बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो आपके डेटाबेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कौन, एडीओ। आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट। अच्छा, इंडिविजुअलाइज लर्निंग टू इज ए मेथड इन विच द कंटेंट्स मेथड्स एंड द मटेरियल्स आर बेस्ड ऑन विच। देखो कह रहे हैं इंडिविजुअलाइज लर्निंग मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो लर्निंग होती है, व्यक्तिगत जो लर्निंग होती है, ठीक है, उस मेथड्स में आपके उसके द्वारा जो आपके जो कंटेंट मेथड होता है और जो आपके मटेरियल्स होता है वो आपके किस पर बेस्ड होते हैं। तो देखो इंडिविजुअल जो आपके लर्निंग होती है, इंडिविजुअल लर्निंग में अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर कंटेंट्स की बात करूं इंडिविजुअल में या फिर मेथड्स की बात करूं आपके, तो देखो यहाँ पे आपका आती है लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी मतलब सीखने की, आपकी खुद की सीखने की एबिलिटी होती है, तो वो आपकी इंडिविजुअल लर्निंग के अंदर काउंट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल लर्निंग यहाँ पे काउंट की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट पूछेगा पीडीएफ फॉर्म। देखो फुल फॉर्म ऑफ द पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में आपसे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेस्ड पे यहाँ पे आंसर पूछा है। देखो द सर्विस इज होस्टेड ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है ना इंटरनेट पे होस्ट की जाती है, बिल्कुल सही बात है ये। इट इज मेड अवेलेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर, सही बात है भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आपका AWS क्लाउड है, ठीक है, AWS अमेजॉन वेब सर्वर का जो क्लाउड है वो भी किसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा तो होस्ट किया जाएगा, ये भी सही बात है। इट कंप्यूट एंड प्रिडिक्ट द रेन व्हेन द वेदर इज क्लाउडली, नहीं ऐसा कुछ नहीं करती। इट कंप्यूट मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आपकी बारिश आने वाली है, जब आपके क्लाउडली मतलब जब बादल होते हैं तो बारिश आने वाली है, तो ये कंप्यूटर प्रिडिक्ट करके बताएगा, नहीं ये बता दो कंप्यूटर से प्रिडिक्शन होता है कंप्यूटर द्वारा, क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा कोई कंसेप्ट मतलब क्लाउड का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है।
द सर्विस इज फुली मैनेज बाय द प्रोवाइडर। बिल्कुल सही बात है भाई, जो क्लाउड की सर्विस होती है वो किसके द्वारा मैनेज की जाएगी? जो उसको प्रोवाइडर होगा, जो उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सर्विस क्लाउड की किसके द्वारा मैनेज की जाएगी? सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 4 ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, देखो फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोवाइड। देखो ध्यान रखना फायरवॉल क्या होता है, तो देखो समझो फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये बेसिकली काम क्या आता है? ये आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी, सबसे पहले तो बात करें तो आपके जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसकी सिक्योरिटी काम आता है। दूसरा, आपके जो सर्वर होते हैं उसका लोड कम करता है, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तीसरा क्या करता है? इंडिविजुअल कंप्यूटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका फायरवॉल। ठीक है, तो देखो आपने फायरवॉल डिफरेंट टाइप से आपके फायरवॉल पढ़ोगे आपने, जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है, प्रॉक्सी फायरवॉल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपके फायरवॉल के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ये कह रहा है कि किसको प्रोटेक्शन करता है। तो फायरवॉल किस किस करता है? सर्वर को करता है। जैसे प्रॉक्सी, आपका प्रॉक्सी फायरवॉल हो गया, तो सर्वर के लिए कौन सा हो जाएगा? जैसे आपका क्या हो गया? प्रॉक्सी फायरवॉल हो गया। दूसरा नेटवर्क को करता है भाई आपका। नेटवर्क में क्या होता है? जैसे आपका प्राइवेट नेटवर्क है, तो प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक जब इन और आउट होता है तो वहां पे जो फायरवॉल लगा होता है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इन आउट हो सकता है, तो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्शन करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फायर से, आग से प्रोटेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फायर से प्रोटेक्ट नहीं करता। इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल कंप्यूटर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपका फायरवॉल। ठीक है, आपकी कंप्यूटर में फायरवॉल मौजूद होता है, आप जाके आप कंट्रोल पैनल से चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में जाके चेक करोगे तो फायरवॉल को यहाँ पे आप अनेबल करके उसमें आप रूल्स लगा सकते हो। उसकी टेबल्स होती है, टेबल्स में आप रूल लगा सकते हो कि कौन से आईपी को आपको ब्लॉक करना है, कौन से पोर्ट को आपको ब्लॉक करना है। तो इसका मतलब 1, ए, बी और डी इस पे राइट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिलियन कैरेक्टर्स। देखो बिलियंस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो अच्छा, मेगाबाइट्स, देखो मेगाबाइट्स का देखो सब यहाँ पे कि अगर किलोबाइट्स चले तो किलोबाइट्स का मतलब होता है 10 की पावर 3। अच्छा, मेगाबाइट का मतलब होता है 10 की पावर 6, गीगाबाइट्स का मतलब होता है 10 की पावर 9, और टेराबाइट का मतलब 10 की पावर 12। अच्छा बिलियंस, अच्छा बिलियंस, देखो बिलियंस का मतलब होता है कि आपकी 10 की पावर क्या? 9, 10 की पावर 9 तो बिलियंस। तो यहाँ पे बिलियंस किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे? गीगाबाइट्स के द्वारा। तो देखो यहाँ पे जो आपके बिलियंस कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके गीगाबाइट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गीगाबाइट का मतलब क्या होता है भाई? 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 में आपके बिलियन कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सी इज द राइट आंसर। Which of the following enable us to send the message letter to the different person in the MS Word? ये कह रहा है कि MS Word के अंदर आपको different person को एक सेम मैसेज सेंड करना है, तो वो कैसे करते हो? तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे कमांड होते हैं मेल मर्ज। क्या होती है? मेल मर्ज। तो क्या काम आती है? जो आपके डिफरेंट पर्सन को मेल सेंड करने के काम आती है। ठीक है, मेल मर्ज के द्वारा किया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो देखो ये कह रहा है इंस्टेंस मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, तो आपके जैसे व्हाट्सएप होती है, जैसे आपके टेलीग्राम होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या आपके इंस्टेंस मैसेजिंग सर्विस होती है। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हाट्सएप, बिल्कुल भाई व्हाट्सएप भी होती है आपकी। अच्छा, गूगल टॉक भी होती है, वाइब्स भी होती है, ये भी होती है आपके, तो ये तीनों ही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ABC, तो यहाँ पे तीनों ही सही है, सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा देखो, अपाची जो आपका HTTP सर्वर होता है वो तो ओपन सोर्स है। ठीक है, ये तो ओपन सोर्स है। अच्छा, उसके इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ आता है। देखो ये आपके जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपका पेड होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपकी जो विंडोज आती है फ्री थोड़ी है, वो आप पायरेटेड विंडो यूज करते हो अलग बात है, बट ये आपका पेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, दूसरा फेडोरा लाइनेक्स ये आपका फ्री है, ओपन ऑफिस ये भी आपका फ्री है, तो क्या आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या ओपन सोर्स कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, उसके अलावा ये आपके ओपन सोर्स है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके ओपन सोर्स में अपाची आ जाएगा, उसके बाद फेडर आ जाएगा, आपके ओपन ऑफिस आ जाएगा, ये आपके ओपन सोर्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे मेन रीजन, यहाँ पे देखो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके खुद के आप एपीआई यूज करते हो, अपनी खुद की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक, उनकी एपीआई के साथ आप क्या कर सकते हो? खुद की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो? इनकी हेल्प से अपने खुद के कुछ डेवलप कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको एपीआई प्रोवाइड कर देती है, और इसकी हेल्प से आप खुद भी आगे कुछ डेवलप कर सकते हो।
ठीक है। वी कैन ऑल्सो कॉल ए टेबल इन रिलेशनल। देखो टेबल को और क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो टेबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा RDBMS होता है, RDBMS टेबल क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो R जो DBMS होता है हमारा, RDBMS होता है, RDBMS में टेबल को ही क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो देखो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपकी कौन कौन सी होती है, देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिल्कुल होती है भाई आपकी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बिल्कुल होती है आपकी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बिल्कुल होती है आपकी। तो यहाँ पे रैंडम नहीं होती है, देखो रैंडम आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं होती है। अगर इसके अलावा अगर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बात करें तो आपकी एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो हो जाएगी, ठीक है, एक आपकी फीडबैक हो जाएगी। तो ये आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपकी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसकी सहायता से जो रेडी क्यू है उसमें मौजूद प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं कि भाई हमें रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस मौजूद है, तो हमें किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है वो किससे डिसाइड होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। ये कह रहा है स्केल डाउन टीचिंग, मतलब आपकी छोटी शिक्षण संस्था, मतलब आपकी क्या होता है, जो स्मॉल जो शिक्षण संस्था होती है, छोटी शिक्षण संस्था होती है, तो उसके संदर्भ में आपसे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो देखो जो आपके स्केल डाउन जो आपकी टीचिंग सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग। देखो नेक्स्ट पूछ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका भाई, OS होता है, ठीक, क्या होता है, OS होता है। अच्छा OS किसके बीच का ब्रिज होता है, तो देखो OS ब्रिज होता है, एक तो हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर के बाद क्या होता है आपका OS मौजूद होता है, ठीक है, और OS के बाद आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आपके क्या कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपके यूजर कनेक्ट होते हैं। क्या कनेक्ट होते हैं, यूजर। तो देखो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से आपके किसको, हार्डवेयर, देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा होगा भाई आप ऑफिस को यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये आपके क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा ये क्या करते हैं, ये OS का यूज करते हुए आपके जो हार्डवेयर पार्ट है उससे इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अच्छा ये ब्रिज किसके बीच का होता है, तो आपके हार्डवेयर, देखो हार्डवेयर और किसके बीच का हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का ब्रिज होता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द हाई ऑर्डर ऑफ कंजेक्टिव लर्निंग आउटकम। देखो ये कह रहा है हाई ऑर्डर ऑफ कंजेक्टिव लर्निंग आउटकम क्या होता है, तो देखो हाई ऑर्डर ऑफ कंजेक्टिव लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि आपके जो लर्निंग के कंसेप्ट हैं और जो आपके लर्निंग कंसेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब लर्निंग की आपकी जो अधिगम या फिर मैं कह सकता हूँ अधिभावना होती है, वो आपकी क्या होती है, हाई ऑर्डर कंजेक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये आपका किसका पार्ट है, ये आपका पेडालॉजी जो आपकी एक चलती है ना, पेडालॉजी जो पार्ट है, पेडागोजी है उसका एक पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको देखो जो लर्निंग के जो आपके कंप्लीट जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो आपको सारे के सारे पेडागोजी में आपको स्टडी करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनेगा ऐसे लर्निंग से, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। देखो वाई गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग। ये कह रहे हैं कि टीचिंग की गुड कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो ध्यान रखना, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि देखिए आपने देखा भी होगा जनरली कि जो आपकी जो जैसे प्राइवेट स्कूल होती है वहाँ पे आपके अगर टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम अच्छे से सिखा पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। साथ में क्या है कि अगर उनके पेरेंट्स से भी अगर हमें कोई मीटिंग कंडक्ट करवानी होती है तो भी हम उनको आराम से सेटिस्फाई कर पाते हैं, और उसके साथ भी हमारे खुद को हम इंडिविजुअल खुद हमने जो कुछ सीखा है उससे हम कुछ सिखा रहे हो तो हम खुद भी सेटिस्फाई होते हैं चीज़ों से। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कहाँ का इंपॉर्टेंस है। तो समझो देखो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम आती है। गुड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। टीचिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में टीचिंग करवाने भी हेल्प करती है, बिल्कुल सही बात है भाई। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो इसका मतलब है कि आप ग्रुप में खड़े हो कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आपकी स्किल्स के बेस्ड पर ही काम आती है। अच्छा इज ओवन सेटिस्फैक्शन, तो हम मान सकते हैं, लिटरली मान सकते हैं कि आपके खुद के ओवन सेटिस्फैक्शन पे भी हम मान सकते हैं, बट ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 2 3।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ए बी और सी। अब आंसर देखो, आंसर 1 2 3 होना चाहिए। अच्छा अब देखो यहाँ पे 4, इसका मतलब है कि यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों कि देखो ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका हम लेस इंपॉर्टेंट मान ले। तो अगर आपके आंसर में ए बी सी अलग से दिया होता तो आप ए बी सी को इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबू दिया है, तो आप किसको इंक्लूड करोगे, ऑल ऑफ द अबू। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से मैंने पिक किया है। ठीक है, देखो कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द टायरसम एंड बोर्डन। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो आपके थकान एंड ऊब से आपका मुक्त होता है। देखो इंसान क्या करता है, इंसान एक काम करने के बाद इंसान में थकान होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम फिजिकली या मेंटली कोई भी वर्क करते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर तो एक मशीन है जो कि आपके कंटिन्यू काम कर सकती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर आपका होता है ना डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो आपका थकान से फ्री है। इसका मतलब कंप्यूटर की जो है कभी भी थकेगा नहीं कंप्यूटर, क्योंकि एक मशीन है, तो मशीन कैसे थकेगी, मशीन तो प्रॉपर काम कर सकती है। तो आपने देखा भी होगा जो आपके सर्वर वगैरह होते हैं 24/7 आवर्स वो आपके क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो बिना थके हुए आपके सर्विस देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखो, उसके अलावा जैसे वर्सेटिलिटी होती है, देखो इसका मतलब तो देखो सर यहाँ पे होता है वर्सेटिलिटी मतलब होता है सर्वव्यापी। जैसे आपने देखा होगा भाई कंप्यूटर मशीन द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो मेडिकल फील्ड है वहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, जो रिसर्च की फील्ड है वहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर यूज हो रहा है। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट इस पैनल से मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, तो इसमें भी यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अच्छा सेकंड रिलेबिलिटी विश्वसनीयता, भाई कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है वो विश्वसनीय रिजल्ट होता है। क्यों, क्योंकि मशीन के द्वारा कैलकुलेशन किया गया है। साथ में क्या होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर पे गार्बेज इन गार्बेज आउट पे काम करता है। अगर आपने डेटा एक्यूरेट दिया है तो डेटा आपको रिजल्ट आपका मिलेगा, सही मिलेगा, और अगर आपने डेटा गलत दिया तो रिजल्ट आपका मिलेगा, गलत मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें टायरसम और बोर्डन की बात करें तो इसका मतलब होता है डिलीजेंस। देखो यू कैन चेक सेल वैल्यू पर, अच्छा ये सेल वैल्यू प्रेजेंट, यू कैन चेक सेल वैल्यू प्रेजेंट एंड ऑफ द कंडीशन अगेंस्ट व्हेन अप्लाइंग द कंडीशन फॉर्मेट। अच्छा ये कह रहा है कि जो सेल वैल्यू है वो प्रेजेंट है, तो देखो आपकी जो कंडीशन फॉर्मेट है उसमें आपकी सेल वैल्यू के लिए क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना एक तो सेल वैल्यू स्वयं और इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे दोनों होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो दोनों होता है। मे बी आपके शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक में इसका आंसर गलत प्रिंट हुआ था, तो एक बार आप मॉडल पेपर में चेक कर लेना। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। अच्छा ये देखो आपने देखा होगा जैसे आप वर्ड वगैरह आप टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे आपने कोई अगर गलत स्पेलिंग टाइप की है तो वहाँ पे आपका क्या होता है, रेड मार्क आ जाता है नीचे। तो रेड मार्क का मतलब है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हो, अब वहाँ पे आप राइट क्लिक करके देखते हो तो आपको सजेशन मिलता है, भाई आप तो इसकी स्पेलिंग को सही कर दो। ठीक है, या फिर आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर देखो सपोज एक इग्नोर ऑल का भी होता है, तो देखो इग्नोर भी होता है। इग्नोर मतलब जो करंट आपने जो स्पेलिंग लिखी है उसको इग्नोर करना। इग्नोर ऑल का मतलब होता है जी उससे रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग है उस पैराग्राफ में सभी को क्या करना, इग्नोर करना। एक चेंज होता है, भाई चेंज का मतलब उसमें हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं, लेकिन एडिट का नहीं होता। तो क्या नहीं होता वहाँ पे, एडिट ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा नोट के बारे में पूछा तो आपसे एडिट ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचिंग एड। देखो टीचिंग एड का मतलब होता है भाई जो आपके जो भी सपोज करो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टडी करवाने के लिए मैं पैनल का यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या टीचिंग एड है। ठीक है, अभी कह रहे हैं इनमें से कौन कौन टीचिंग एड हो सकती है। वर्किंग मॉडल ऑफ द विंडमिन। ठीक है, तो अब भाई विंडमिन का जो वर्किंग ऑर्डर होता है, इसका मतलब जो आपके जो रेगिस्तान में जो आपके वर्क जैसे जो आपके पंखे लगे होते हैं उनका जो मॉडल बना है। ठीक है, यहाँ पे विंड मिल, अच्छा यहाँ पे जो विंड मिल का यूज किया गया, यहाँ पे विंड मिल का मतलब यहाँ पे कि टीचिंग के लिए कि आपको मतलब स्टडी करवाने के लिए जो आपके टीचर होते हैं वो एक मॉडल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक मॉडल होता है, इसको मैं एक सेपरेट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपका टीचिंग मॉडल होता है। ठीक है, वो आपको क्या करता है, वो आपको स्टडी के लिए स्टडी को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो पहला मॉडल होता है, तो ये भी काम आता है। अच्छा टेप रिकॉर्डर, भाई टेप रिकॉर्डर भी आपके इफेक्टिव बना सकता है, जैसे कोई भी आप ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते हो, भी एक टीचिंग मेथड का यूज हो सकता है। अच्छा 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, ये भी आपका एक टीचिंग एड हो सकता है। तो आपके सारे के सारे क्या है, टीचिंग एड है। तो देखो ध्यान रखना जो भी आपके स्मार्ट जो आपके डिवाइस आते हैं, जैसे पैनल हो गए आपके, प्रोजेक्टर हो गए आपके, तो ये सारे के सारे क्या है, ये टीचिंग एड है, क्योंकि ये आपके टीचिंग को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, जो आज के दिन इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर दैट ए ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज्ड। ये कह रहे हैं कि ये इनमें से कौन सी सिचुएशन जहां पे ब्लाइंड सर्च का यूज कर सकते हैं। तो देखो समझो ब्लाइंड सर्च होती क्या है। ब्लाइंड सर्च का मतलब होता है कि हम कोई भी ऐसा सर्च करना चाहते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बेस्ड पे हम वैल्यू सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये इफेक्टिव कब है,
रियल लाइफ सिचुएशन नहीं भाई, रियल लाइफ सिचुएशन ब्लाइंड सर्च हम यूज नहीं कर सकते। स्मॉल सर्च स्पेस या कॉम्प्लेक्स गेम हम नहीं कर सकते। तो देखो जहाँ पे आपका स्मॉल सर्च स्पेस होता है, इसका मतलब है कि जब आपका सर्च एरिया बहुत लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड सर्च एरिया में ब्लाइंड सर्च को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके स्मॉल सर्च एरिया में ब्लाइंड सर्च का यूज होता है। देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल इन पाइथन। अच्छा, पाइथन में वेरिएबल नहीं हो सकता है, तो देखो भाई पाइथन में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है, डायरेक्ट वेल हो सकता है, अच्छा ट्राई डायरेक्ट हो सकता है, अच्छा ट्राई आगे पीछे अंडरस्कोर ये तो हो सकता है, सारे ऑप्शन से हो। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे जो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला ऐसे है, ट्राई देखो अंडरस्कोर ट्राई और फिर यहाँ पे हाइफन है, तो यहाँ पे ये हाइफन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे लगा रखा हाइफन, हाइफन यूज नहीं होता वेरिएबल में, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी शायद ये यहीं पे मिस्टेक है, बुक्स में तो आपके शायद प्रिंटिंग सही होगी, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे आपके जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है, इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में आपको फोकस ये करना है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं या फिर आपसे सिली मिस्टेक हो रही है, उसी पार्ट को आपको चेक करना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो क्वेश्चन देखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी उस कंसेप्ट को आप समझ चुके हो, उसको क्वेश्चन भी आप सोल्व कर चुके हो। तो यहाँ पे आपको सबसे जो इफेक्टिव आपकी जो इंपॉर्टेंस जो है, वो इंपॉर्टेंस ये है कि जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कंसेप्ट आपको नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखने के बाद उसको नोट से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो जो भी आपका सोर्स आपको क्लियर करने के लिए आपको बेटर लगे उससे आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अगर उस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट के बेस्ड पे ही सारे क्वेश्चन चलते हैं, तो कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।